हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं फॉर अपकमिंग जेकेएस प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। तो दोस्तों, इसी तरीके से आज हम और 10 क्वेश्चन लेके आए हैं विच आर मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी फ्रेंड्स अपकमिंग प्रीलिम्स में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements correctly describes the clearing corporation? A financial institution that provides loans to individuals and businesses. B, an organization that helps investors buy and sell securities. C, an entity that facilitates the settlement of trade between buyers and sellers in the financial market. Or D, a government agency that regulates the security industry. तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स सी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इट इज़ एन एंटिटी दैट फैसिलिटेट्स द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद एन एक्सचेंज टू हैंडल द कन्फर्मेशन, सेटलमेंट, डिलीवरी ऑफ ट्रांजैक्शन इन ए प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट मैनर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider, with reference to the Indian economy, consider the following statements. First, commercial paper is a short-term unsecured promissory note. 2, certificate of deposit is a long-term instrument issued by the Reserve Bank of India to a corporation. Call money is short-term finance used for interbank transaction. And 4, zero coupon bonds are the interest-bearing short-term bonds issued by the scheduled commercial banks to the corporation. Which of the given statements are correct? 1 and 2 ओनली, 4 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2, 3, 4 ओनली। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ गलत हैं। क्यों, देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो आरबीआई इशू नहीं करता है, बल्कि इट इज़ इशूड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत होगा। स्टेटमेंट 4 भी इनकरेक्ट है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है विच इज इशूड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एंड पार। सपोज अगर एक बॉन्ड 100 रुपीज़ की है, वो आपको 90 या 80 रुपीज़ की मिलेगी, और जब उसकी डेट मैच्योर हो जाएगी तो आपको फर्दर 100 रुपीज़ ही वापस मिलेंगे, नॉट 80 रुपीज़। तो इसलिए इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि जो वैल्यू इस फेस वैल्यू होती है जब मैच्योरिटी होती है, आपको उसी अमाउंट पे वापस बॉन्ड के जो पैसे वो मिलते हैं। इसलिए ठीक है दोस्तों, सो नो इंटरेस्ट पेमेंट इज मेड ऑन सच बॉन्ड्स एट पीरियोडिक इंटरवल बिफोर द मैच्योरिटी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the London Interbank Offered Rate LIBOR, consider the following statements. First, it is a benchmark interest rate at which major global banks lend to one another in the international interbank market for short-term loans. Second, it serves short-term loans with maturities from overnight to 1 year. Third, it is administered by the bank for international settlements. Which of the given statements are correct? 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, और D 1, 2 and 3। तो दोस्तों, इसका 1 and 2 ही सही होगा, इनकी फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड वाली गलत है। क्यों, देख लेते हैं। LIBOR, it is a benchmark interest rate at which major global banks lend to one another in the international interbank market for short-term loans. It serves short-term loans with maturity from overnight to 1 year. It also acts as a basis for the corporate and government bonds, mortgage, student loans, credit card, derivative and other financial products. It is administered by ICE Benchmark Administration, regulated by the UK Financial Conduct Authority FCA. It is based on 5 currencies including the US dollar, euro, British pound, Japanese yen, Swiss franc and serves 7 different maturity periods. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which of the following is not a benefit of the digital public infrastructure? A, increased efficiency and productivity. B, improved access to information services. C, reduced cost. और D, increased security and privacy. तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स डी, इंक्रीज्ड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सो दोस्तों, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज एंड रिड्यूस कॉस्ट। हाउएवर इट कैन आल्सो पोज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। दोस्तों, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हो गया हमारा यूपीआई हो गया दोस्तों, और फिर डिजी लॉकर हो गया, डिजी यात्रा हो गया, ये सारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं विच आर मेड for the convenience of the people and they are also easily available to each and every citizen of the country. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स,
It's question of economy. A company is selling its product at a loss in order to derive its competitors out of the business. This is an example of dumping, predatory pricing, price discrimination और डी टाइंग. तो दोस्तों इसका आंसर होगा इट्स बी, प्रेडेटरी प्राइसिंग. ठीक है. क्यों दोस्तों? प्रेडेटरी प्राइसिंग occurs when a company intentionally sets its prices below cost or at an unsustainable level in order to undercut competitors and drive them out of the market. By selling at a loss for a period of time, the predatory company aims to weaken or eliminate competition and gain a dominant position in the market. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following pairs are correctly matched? Periyar Tiger Reserve to Tamil Nadu, Satpura Tiger Reserve Odisha, C. Bandipur Tiger Reserve Karnataka. Correct. Select the correct answer using the code below. 1 and 2, 2 and 3, C3 and 3, C3 और D 1 2 3. तो दोस्तों ये तो मैं मानता हूँ आपको आता होगा. इट्स आंसर इज करेक्ट. सिर्फ तीसरा ही है सही मैच है क्योंकि पेरियार इज इन केरला एंड सतपुरा इज इन एमपी. ठीक है दोस्तों. देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है और सतपुरा है मध्य प्रदेश में, बांदीपुरा नागरहोल कर्नाटका में है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द हरित सागर गाइडलाइंस 2023 इज एसोसिएटेड विद डैम सेफ्टी, रिवर साइड एफॉरेस्टेशन, सी ग्रीन पोर्ट और डी कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स सी, ग्रीन पोर्ट. ठीक है. हाँ. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways has launched the Harit Sagar Green Port Guidelines to achieve the larger vision of achieving the zero carbon emission goal. ठीक है दोस्तों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is consider the following statement regarding the mission life यानी कि lifestyle for environment. First, Green Climate Fund conceptualized the idea of the mission life. Second, it aims to promote an environmentally conscious lifestyle. Which of the statement given above are correct? 1 only, 2 only, C both 1 and 2 और D neither 1 nor 2. तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी यानी कि सिर्फ 2 ही सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है. फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज द आइडिया हैज़ बीन कंसेप्चुलाइज्ड बाय द नीति आयोग. ठीक है. देख लेते हैं इसका दोस्तों. मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट लॉन्च इन October 22 इज a global movement initiated by India to promote an environmentally conscious lifestyle. It aims to replace mindless consumption with mindful utilization and encourages individuals and communities to undertake climate-friendly actions in their daily lives. नीति आयोग conceptualized the idea of the mission life. ठीक है दोस्तों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement regarding the Comptroller and Auditor General of the India. First, it was established under Article 148 of the Constitution of India. Second, the CAG is ranked 9th and enjoys the same status as sitting judge of the Supreme Court of India in order of the precedence. Third, the CAG is empowered to audit all receipts and expenditure of the Government of India and the state governments, including those of the autonomous bodies and corporations substantially financed by the government. Which of the statement are correct? 1 and 2 only, 2 and 3, 1 and 3 और D 1 2 3. तो दोस्तों इसका आंसर होगा इट्स डी यानी कि सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. देख लेते हैं इसका. दोस्तों अगर CAG is a supreme audit institution of India. It is mentioned in the Article 148 of the Constitution. They are empowered to audit all receipts and expenditure of the Government of India and the state governments, including those of the autonomous bodies and corporations substantially financed by the government. The CAG is ranked 9th and enjoys the same status as sitting judge of the Supreme Court of India in order of precedence. ठीक है दोस्तों. चलो आज का फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों. The Government of India Act of 1919 clearly defined the separation of power between the judiciary and the legislature, the jurisdiction of the central and provincial governments, the powers of the Secretary of the State for India and the Viceroy, और D none of the above. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी, द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट 1990 एक्ट में डिफाइन कर दिया था. So दोस्तों it relaxes the control over the province by demarcating and separating the central provincial subjects. Central and provincial legislature were authorized to make laws on their respective list of the subjects. However, the structure of the government continued to be centralized and unitary. It further divided the provincial subjects into two parts, transferred and reserved, which is known as diarchy. 1919 में दोस्तों डायरकी सिस्टम स्टार्ट हुआ था. 1935 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था. ठीक है दोस्तों. चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. बाकी एक नया सेशन लेके हम कल फिर से आएंगे. आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. चलिए दोस्तों, थैंक यू.